इस वीडियो में हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के मीनिंग और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के कोर आइडियाज़ को सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के तहत दिए जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा अलेक्जेंडर वेंट के इस स्टेटमेंट एनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, अलेक्जेंडर वेंट के इस स्टेटमेंट के माध्यम से सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के मीनिंग को समझना। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और इंटरनेशनल रिलेशंस के बाकी थियरीज के कंप्लीट लेक्चर्स पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट हैं। यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बनाया गया पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है। इस कोर्स में इनरोलमेंट या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईयर 1992 में एक अमेरिकन एकेडमिक जर्नल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अलेक्जेंडर वेंट एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं। इस आर्टिकल का टाइटल था एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स। इस आर्टिकल में प्रपोज किए गए अपने आर्ग्यूमेंट्स को और अधिक एक्सपैंड करते हुए और अधिक डेवलप करते हुए अलेक्जेंडर वेंट 1999 में एक बुक भी पब्लिश करते हैं, सोशल थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अलेक्जेंडर वेंट के इन दोनों वर्क्स ने इंटरनेशनल रिलेशंस में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अप्रोच के फाउंडेशन को तैयार करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसलिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को समझने के लिए हमारे लिए अलेक्जेंडर वेंट के इस आर्ग्यूमेंट को समझना जरूरी है। अलेक्जेंडर वेंट कहते हैं एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। सिंपल शब्दों में अगर इस स्टेटमेंट के मीनिंग को मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट का मतलब होता है कि एनार्की स्टेट्स के, नेशन स्टेट्स के बिहेवियर को डिटरमाइन नहीं करता, बल्कि एनार्की का मतलब क्या होगा, एनार्की का कंसीक्वेंस क्या होगा, स्टेट्स के बिहेवियर के ऊपर एनार्की का इफेक्ट क्या होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम दैट मीन्स जो नेशन स्टेट्स हैं वो एनार्की को किस तरह से देखते हैं, दैट मीन्स एनार्की को वो कैसे समझते हैं, एनार्की के ऊपर वो किस तरह के मीनिंग को इम्पोज करते हैं। एनार्की को देखने का आपका नज़रिया, एनार्की को समझने का आपका जो अप्रोच है वो डिसाइड करेगा कि एनार्की का इफेक्ट आपके ऊपर क्या होगा। देखिए, एनार्की सिंपली एक ऐसे कंडीशन को डिस्क्राइब करता है जहां कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी या हायर रूल मेकिंग बॉडी नहीं हो। किसी हायर सेंट्रलाइज्ड रूल मेकिंग बॉडी का नहीं होना ये एक ऑब्जेक्टिव कंडीशन है जिसे डिस्क्राइब करने के लिए हम एनार्की इस शब्द को यूज करते हैं। रियलिज्म के अकॉर्डिंग ये जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन है एनार्की का, ये जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन है इंटरनेशनल लेवल पर किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का नहीं होना, ये जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, ये ऑब्जेक्टिव कंडीशन दैट मीन्स एनार्की कंट्रीज के बिहेवियर को डायरेक्टली डिटरमाइन करता है। मतलब एनार्की बताता है कि स्टेट्स को, नेशन स्टेट्स को एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है या नेशन स्टेट्स एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करेंगे। रियलिस्ट्स कहते हैं कि एनार्की के वजह से ही नेशन स्टेट्स इंटरनेशनल लेवल पर सेल्फ हेल्प अप्रोच को अपनाते हैं। स्टेट्स को पता होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, कोई हायर रूल मेकिंग बॉडी नहीं है, इसलिए स्टेट्स को अपने सर्वाइवल को खुद इंश्योर करना है। इसलिए स्टेट्स जो है वो सेल्फ हेल्प अप्रोच अपनाते हैं, पावर को परस्यू करते हैं, अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को एक्सपैंड करते हैं, दूसरों की तुलना अपने पावर को एक्सपैंड करने की कोशिश में लगे रहते हैं, रिलेटिव पावर के गेन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो रियलिज्म एनार्की और स्टेट के बिहेवियर के बीच एक डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। एनार्की को यहाँ पर दैट मीन्स रियलिज्म में एनार्की को एक काउज समझा जाता है और स्टेट्स का जो सेल्फ हेल्प अप्रोच अपनाने का जो बिहेवियर है इसे डायरेक्टली इस काउज का इफेक्ट माना जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर वेंट कहते हैं दिस इज नॉट एग्जैक्टली द केस, दिस इज नॉट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट्स बिहेवियर। वेंट के अकॉर्डिंग एनार्की स्टेट्स के बिहेवियर को डिसाइड नहीं करता, स्टेट्स के बिहेवियर एनार्की से डिटरमाइंड नहीं होते। स्टेट्स के बिहेवियर डिटरमाइंड होते हैं उन आइडियाज़, उन अजम्पशंस, उन आइडेंटिटीज़ से जो कि स्टेट्स एक दूसरे के प्रति अपनाते हैं। एनार्की के सिचुएशन में जो आइडियाज़, जो मीनिंग, जो अजम्पशंस स्टेट्स एक दूसरे के प्रति अपनाते हैं, उन्हीं आइडियाज़, उन्हीं अजम्पशंस से स्टेट्स के बिहेवियर डिटरमाइंड होते हैं।
how states see each other, what kind of assumptions states hold for each other, ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो नॉन मटेरियल वेरिएबल्स हैं जो कि स्टेट्स के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो तरह के एनार्की के सिचुएशन को इमेजिन करिए। दोनों ही केसेस में कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होगी। एनार्की का एक सिचुएशन है जहां हर कोई एक दूसरे को फ्रेंड्स की तरह देखता है और फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करता है। इसे हम एनार्की ऑफ फ्रेंड्स कहेंगे। एनार्की का दूसरा सिचुएशन है जहां हर कोई एक दूसरे को एनिमी की तरह देखता है और एनिमी की तरह ट्रीट करता है। इसे हम कहेंगे एनार्की ऑफ एनिमीज। ये दोनों ही सिचुएशंस पॉसिबल हैं, लेकिन एनार्की ऑफ फ्रेंड इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनार्की ऑफ एनिमीज। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि इन दोनों ही एनार्की के सिचुएशन में, एनार्की ऑफ फ्रेंड्स और एनार्की ऑफ एनिमी, इन दोनों ही सिचुएशंस में एनार्की कांस्टेंट है, लेकिन स्टेट्स का बिहेवियर अलग अलग है, डिफरेंट है। स्टेट्स के बिहेवियर में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस एनार्की के वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि हमने देखा कि एनार्की दोनों ही सिचुएशन में कांस्टेंट है, दोनों ही सिचुएशन में कोई सेंट्रलाइज्ड रूल मेकिंग बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता। स्टेट्स के बिहेवियर में ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आ रहा है फ्रेंडलीनेस और एनिमिटी के आइडिया की वजह से, फ्रेंड और एनिमी के आइडेंटिटी के वजह से। और फ्रेंडलीनेस और एनिमिटी, फ्रेंड और एनिमी, ये जो आइडियाज है, ये जो आइडेंटिटीज हैं, ये सभी नॉन मटेरियल फैक्टर्स हैं जो कि यहां पर कंट्रीज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। एनार्की तो बस एक ऑब्जेक्टिव कंडीशन का नाम है। एनार्की हम उस कंडीशन को कहते हैं जहां कोई हायर रूल मेकिंग बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता। एनार्की अपने साथ किसी अंडरलाइंग रूल या लॉ को कैरी नहीं करता जो हमें बताए कि स्टेट्स को कैसे बिहेव करना चाहिए या कैसे बिहेव नहीं करना चाहिए। एनार्की नहीं बताता कि स्टेट्स कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बिहेव नहीं करेंगे, बल्कि स्टेट्स एनार्की के साथ जिस तरह के मीनिंग को अटैच करते हैं, मतलब एनार्की में होते हुए स्टेट्स एक दूसरे को जिस तरह से देखते हैं, एक दूसरे के लिए जिस तरह के अजम्पशंस स्टेट्स रखते हैं, एक दूसरे के साथ जिस तरह के मीनिंग और आइडियाज़ को अटैच करते हैं, ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो नॉन मटेरियल फैक्टर्स हैं जो कि स्टेट्स के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का ये एक कोर आर्ग्यूमेंट है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इंटरनेशनल रिलेशंस का वो अप्रोच है जहां स्टेट्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए मटेरियल वेरिएबल्स, मटेरियल फैक्टर्स के साथ साथ नॉन मटेरियल वेरिएबल्स, नॉन मटेरियल फैक्टर्स जैसे आइडियाज, नॉर्म्स, आइडेंटिटीज, इन नॉन मटेरियल वेरिएबल्स को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इनफैक्ट सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में इन नॉन मटेरियल वेरिएबल्स को प्राइमेसी या प्रायोरिटी दी जाती है मटेरियल वेरिएबल्स, मटेरियल फैक्टर्स की तुलना। देखिए, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग मटेरियल फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर वेपन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी मटेरियल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन मटेरियल फैक्टर्स के इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं करता, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि इन मटेरियल फैक्टर्स का इंपॉर्टेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के मीनिंग और किस तरह के आइडियाज को इनके साथ अटैच करते हैं। इन मटेरियल फैक्टर्स के साथ हम किस तरह के मीनिंग को अटैच करते हैं। इन मटेरियल फैक्टर का इंपॉर्टेंस इसी बात पर डिपेंड करता है। हम किस तरह से इन्हें देखते हैं, इन मटेरियल फैक्टर्स को हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह के आइडियाज हम इनके साथ अटैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्योरली मटेरियल फैक्टर है। ओके, ये प्योरली मटेरियल फैक्टर है। यूएस और नॉर्थ कोरिया दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है। यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ कोरिया दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास नॉर्थ कोरिया की तुलना कहीं ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि दुनिया को किस कंट्री से ज्यादा खतरा है, यूएस या नॉर्थ कोरिया? अगर सिर्फ मटेरियल फैक्टर्स के आधार पर, अगर सिर्फ मटेरियल फैक्टर्स के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को आंसर करें तो हमारा आंसर होना चाहिए कि दुनिया को यूनाइटेड स्टेट्स से ज्यादा खतरा है नॉर्थ कोरिया की तुलना। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या नॉर्थ कोरिया की तुलना अधिक है। लेकिन इस आंसर के ऑपोजिट दुनिया की अधिकांश कंट्रीज नॉर्थ कोरिया को यूएस की तुलना ज्यादा डेंजरस मानती हैं। ये जो बिहेवियर है कंट्रीज की,
जहां पर कंट्रीज यूएस की तुलना नॉर्थ कोरिया को ज़्यादा डेंजरस मान रहे हैं, इस बिहेवियर को, कंट्रीज के इस बिहेवियर को सिर्फ मटेरियल फैक्टर्स के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ मटेरियल फैक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कंट्रीज के इस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन कंट्रीज के इस बिहेवियर का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आइडियाज़ और आइडेंटिटी के लेवल पर किया जा सकता है। अगर हम आइडियाज़ और आइडेंटिटी और मीनिंग्स के फैक्टर को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, तब हम कंट्रीज़ के इस तरह के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, कंट्रीज़ नॉर्थ कोरिया को ज़्यादा डेंजरस मानती है। क्यों? क्योंकि कंट्रीज़ नॉर्थ कोरिया को एक रोग नेशन की तरह देखती हैं, एक एनिमी स्टेट की तरह देखती हैं, एक डिक्टेटरशिप, एक टोटलिटेरियन स्टेट की तरह देखती हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स को कंट्रीज एक रिस्पॉन्सिबल, एक कंसोलिडेटेड, एक एडवांस्ड कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी की तरह देखती हैं, एक फ्रेंडली स्टेट की तरह देखती हैं। यहां पर फ्रेंडलीनेस, एनिमिटी, रिस्पॉन्सिबल स्टेट, रोग नेशन, ये सारे आइडियाज़ हैं, ये सारे आइडेंटिटीज़ हैं, ये सारे नॉन मटेरियल वेरिएबल्स हैं, नॉन मटेरियल फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीज़ के बिहेवियर को डिसाइड कर रहे हैं। तो ये है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। हम बात कर रहे थे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में अलेक्जेंडर वेंट के एनार्की के आइडिया की। अलेक्जेंडर वेंट कहते हैं कि एनार्की 3 तरह की हो सकती है। इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह की एनार्की एग्जिस्ट करेगी, ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि कंट्रीज़ का एक दूसरे को देखने का नज़रिया क्या है, कंट्रीज़ कैसे और किस तरह के अजम्पशंस, किस तरह के प्रिजम्पशंस के साथ एक दूसरे को देखती हैं। अगर कंट्रीज़ एक दूसरे को एनिमी की तरह देखती हैं, एक सर्वाइवल थ्रेट की तरह देखती हैं, तो कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पर सेल्फ हेल्प अप्रोच को अपनाएंगी। कंट्रीज का एकमात्र गोल होगा सिक्योरिटी, और इस गोल को अचीव करने के लिए कंट्रीज पावर को परस्यू करेंगी और एक दूसरे की तुलना अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश करेंगी। अलेक्जेंडर वेंट इस तरह के एनार्की को हॉब्सियन एनार्की कहते हैं। हॉब्सियन एनार्की, ये एनार्की रियलिज्म के एनार्की के व्यू को रिजेंबल करता है। सेकेंड टाइप ऑफ एनार्की है जहां कंट्रीज एक दूसरे को एनिमीज की तरह नहीं बल्कि राइवल्स की तरह, कॉम्पिटिटर्स की तरह ट्रीट करेंगी। यहां पर कंट्रीज का गोल सिक्योरिटी नहीं बल्कि प्रॉस्पेरिटी को अचीव करना होगा। इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से प्रॉस्पेरिटी को अचीव करना होगा। यहां पर कंट्रीज कोऑपरेशन और ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल लॉज को बनाएंगी। इस तरह के एनार्की को अलेक्जेंडर वेंट लॉकियन एनार्की कहते हैं। ओके, ये जो लॉकियन एनार्की है, ये एनार्की लिबरलिज्म के एनार्की के व्यू को रिजेंबल करता है। थर्ड टाइप ऑफ एनार्की है जहां कंट्रीज एक दूसरे को एनिमी या कॉम्पिटिटर की तरह नहीं बल्कि फ्रेंड्स की तरह देखेंगी, फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करेंगी। यहां कंट्रीज का गोल होगा मिलकर पीसफुली एक साथ रहना। यहां पर कंट्रीज सिक्योरिटी कम्युनिटीज को बिल्ड करेंगी, सिक्योरिटी कम्युनिटीज को एस्टैब्लिश करेंगी। इस तरह के एनार्की को अलेक्जेंडर वेंट कांतियन एनार्की कहते हैं। तो ये 3 तरह की एनार्की हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर एग्जिस्ट कर सकती हैं। और इन 3 तरह के एनार्की को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए क्या चेंज करना होगा? कंट्रीज़ का परसेप्शन, कंट्रीज़ के आइडियाज़ और आइडेंटिटीज़ जब चेंज होंगे तो एनार्की का नेचर भी बदलेगा। जब कंट्रीज़ एनिमी से एक दूसरे को राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स की तरह देखना शुरू करेंगे तो अलग एनार्की एग्जिस्टेंस में आएगा, लॉकियन एनार्की एग्जिस्टेंस में आएगा। राइवल्स और कंपिटिटर्स की जगह जब कंट्रीज एक दूसरे को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना शुरू करेंगे, तब हम जिस एनार्किकल सिचुएशन में रहेंगे वो होगा कांतियन एनार्की, जो कि बेस्ट केस सिनेरियो होगा।